हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर, जो कि आईबीपीएस पीओ का टेस्ट है, प्रीलिम्स का। ठीक है, ये मैं प्लेटफॉर्म का मैं बात कर देता हूं। यहाँ पर यस मॉक जो यस ऑफिसर का प्लेटफॉर्म है, उनका मॉक है यस मॉक, जो आशीष सर का जो आशीष सर, निमिषा मैम और अंकुश सर का जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप लोग को सबको पता ही है। तो इसमें जो है, मैंने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, लेकिन मेरे पास जो है 10 या 12 मॉक्स इसके फ्री रहते हैं सबके लिए। तो उसी में से मैंने आज आईपीपीएस पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 3 मैंने दिया। 1 2 मैंने ऑलरेडी पहले लगाया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं इसके डिटेल एनालिसिस के ऊपर मैं बात करूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे कि डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर जो है मेरा स्कोर काफ़ी कम है, 49.5। मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 90%, 90.91%, ऑलमोस्ट 91% है, फिर भी मैं कम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो इसका कट ऑफ सेट किया गया था वो स्टैंडर्ड 60 सेट किया गया था। और समझ रहे हैं कि अगर 60 कट ऑफ सेट किया गया था तो ऑलमोस्ट इसमें कम से कम 55 मुझे लाना चाहिए था, तभी जाके मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, मॉक के अकॉर्डिंग मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें हाईएस्ट स्कोर के बारे में, तो हाईएस्ट स्कोर भी इसका 73.5 गया हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरा जो स्कोर है ये 49.5, ये कम है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि इतना स्कोर अगर पोटेंशियली किया जा सकता है तो क्यों नहीं 55 किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं अगर अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें मार्क्स का, तो इंग्लिश में मेरा जो है 28 अटेम्प्ट किया था 30 में, और उसमें से 5 रॉन्ग हो चुके हैं, 2 मैंने स्किप किया था, 5 रॉन्ग हो चुके। मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा सॉल्यूशन के ऊपर कि कहाँ मैंने मिस्टेक किया और क्या क्या मेरा खुद का मिस्टेक है, क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर क्वांट्स के बारे में। तो क्वांट्स में आप देखें बहुत कम अटैम्प्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफ़ी लेंदी था। हाँ, मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन किया जाए, और क्वांट्स में मेरा हमेशा से एक्यूरेसी अच्छा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर भी जो मेरा एक्यूरेसी है वो 100% है। और लेकिन क्या है कि जो अटैम्प्ट है बहुत कम है, 12 मैंने अटैम्प्ट किया था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। टाइम भी काफ़ी कंज्यूम कर दिया मैंने, और 2 3 तो सिंपल वन लाइनर जैसे आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी मैंने नहीं कर पाया यहाँ पर। और रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट तो अच्छा था, 22 अटैम्प्ट था, लेकिन उसमें से 17 करेक्ट हुए, 5 रॉन्ग हो गए। ठीक है, 5 रॉन्ग हो गए, वो भी सिली मिस्टेक्स के कारण। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, आप बने रहे। और मैं अगर आपको बात करूँ तो मेरे ओवरऑल 62 अटैम्प्ट था, मतलब अटैम्प्ट अच्छे थे, लेकिन एक्यूरेसी अभी भी उतना अप टू द मार्क नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर अटेम्प्ट किए इसको, जिसमें से मेरा 931 रैंक आया है। और यहाँ पर और रैंक अच्छा आया जा सकता था, लाया जा सकता था। अगर ये 500 400 500 का रैंक में आता तो मैं शायद 55 56 किया हुआ रहता तो आता ये रैंक। 84% यहाँ पर एक्यूरेसी दिखा रहा है, 10 रॉन्ग है मेरा ओवरऑल सारा सब्जेक्ट्स को लेके, और यहाँ पर 52 करेक्ट हुए हैं ओवरऑल मेरा। आप देख सकते हैं यहाँ कर एनालिसिस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परसेंटेज वाइज मेरा जो स्कोरिंग है वो दिखाया गया है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट किया और क्या स्कोर रहा है। ठीक है, अगर सिलोजिज्म में मान लीजिए 10 क्वेश्चन रहा है, 8 क्वेश्चन, तो उसमें मैंने 67, मतलब कि 4 ही क्वेश्चन सही किए हैं 8 में। ठीक है, तो हाँ, सिलोजिज्म में है थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट रहा है, क्योंकि बहुत दिन से वो प्रैक्टिस में नहीं है, मैं उसको इग्नोर ही करता हूँ। उसको मुझे देखना पड़ेगा एक आध बार, उसका वीडियोज़ को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूँगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, तो यहाँ पर पैराजम्बल जो है ये इस पर्टिकुलर टेस्ट में ही एक अच्छा आया हुआ है, नहीं तो एक आध क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, जैसे बीच वाला कुछ स्वैपिंग में गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, ये काफ़ी आसान था इसका पैराजम्बल। रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ बिल्कुल, हाँ ये मैं मानता हूँ, इसमें मेरा स्ट्रेंथ है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में मेरा स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी स्ट्रेंथ है। वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट में ये सब आ रहा है, SICI, पार्टनरशिप, अप्रोक्सीमेशन एंड वर्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स को जो है मिला जुला के इन्होंने रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स को मिला जुला के यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट यहाँ दिखा रहे हैं। नेक्स्ट अगर स्ट्रॉन्ग का बात किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा इससे, तो वो है पैरेलल रो। आपका जो है 2 पैरेलल रो में सिटिंग जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ फेसिंग, तो वो वाला, हाँ इसमें रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग में आता है, अगर मेरा थोड़ा सा माइनर मिस्टेक नहीं हुआ होता तो। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पजल बेस्ड, बिल्कुल बॉक्स बेस्ड, ये तो सबके लिए आसान होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते ही हैं।
ये काफ़ी आसान होते हैं, चाहे डेजिग्नेशन हो या जो भी हो। फिर यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आरसी, वो इसमें अच्छा था क्योंकि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं था, आपको खुद से एनालाइज खुद से मतलब इंटरप्रेट नहीं करना पड़ रहा था आरसी को पढ़ के, ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये बहुत ही आसान था और इसमें ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी नहीं पूछा गया था, तो ये हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एवरेज बताया गया है इन्होंने, यहाँ पर जैसे वर्ड यूसेज हो गया, सिलोजिज्म, तो बिल्कुल मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एवरेज हूँ उसमें। कोडिंग डिकोडिंग में नहीं हूँ एवरेज, पता नहीं है अभी कैसे गलत हो गया, तो अभी दिखाऊंगा मैं सॉल्यूशन आपको। नेक्स्ट यहाँ पर अब मिसलेनियस में बिल्कुल ये तो होता ही है, मिसलेनियस में इतना जल्दीबाजी में ना कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। एरर स्पॉटिंग में बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, इसमें ये एवरेज नहीं बिलो एवरेज में हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रामर का उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ बिना प्रैक्टिस का, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी काम करना, अभी मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है, अभी एग्ज़ाम के कारण मुझे थोड़ा सा अभी उसमें नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं फिर से करूँगा इसको ब्रेक लेने के बाद। यहाँ पर बिलो एवरेज रॉन्ग नंबर सीरीज़, बिलो एवरेज तो नहीं है, एवरेज है, लेकिन हाँ इस वाले जो क्वांट्स का पेपर था उसमें काफ़ी अच्छा खासा लेवल का रॉन्ग नंबर सीरीज़ था, तो यहाँ पर बिलो एवरेज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इन अप्रोप्रिएट वर्ड जो है, ठीक है, मीनिंग के अभाव में, मीनिंग का जो है उतना नॉलेज नहीं है मुझे, तो इस वजह से ये भी एक्सेप्ट किया जा सकता है बिलो एवरेज। और वीक में इन्होंने डीआई बोल दिया, यार क्या बोला जाए, इतना प्रैक्टिस किया हुआ है मेरा डीआई, और डीआई बोल दिया, क्योंकि डीआई लेंथी था, मैंने छोड़ दिया तो इन्होंने वीक बोल दिया। ठीक है ठीक है, तो खैर ये सिचुएशन के हिसाब से ये ऑर्डर रैंकिंग है मेरा खुद का जो है टेस्ट का, मेरा क्या टेस्ट रहा, कितना ओवरऑल रहा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर ओवरऑल स्कोर का, तो आप देख सकते हैं कि 70s में जो है 2 ही स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पर, 2-3 स्टूडेंट नहीं, सॉरी 5 स्टूडेंट, बाकी 60s में ही ज़्यादातर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 65 के बाद भी बहुत ज़्यादा गैप गया होगा, ऐसा नहीं कि सब 64-63 से ऐसे काउंट हुआ होगा, 50s में बहुत ज़्यादा हुए होंगे। ठीक है, इसी वजह से तो इतना अच्छा रैंक आया हुआ है। और मैं अगर बात करूँगा इसका डिटेल सॉल्यूशन के ऊपर, तब मैंने ये भी टैब यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इंग्लिश में बहुत सिली मिस्टेक्स हुआ है, आपको पूरा मैं बताता हूँ। जैसे आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक्स क्यों किया, क्योंकि ये एनालिसिस के वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आपको भी साथ साथ पता चले कि मैंने ये क्या सोच के गलती किया। हो सकता है कि आप भी जब एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो आपके माइंडसेट भी सेम चल रहा होगा जैसे मेरा अभी एग्ज़ाम के देते टाइम मेरे चला था। ठीक है, तो आपको भी ये जानना ज़रूरी है मेरा। इसी वजह से जो है यूट्यूब में वीडियो बनाने का मतलब होता है कि एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है, बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये मेरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस ही है, टेस्ट का एनालिसिस मतलब एक्सपीरियंस ही होता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने रिगरस वगैरह ये सब सारा चेक कर लिया, सही था। अब मैंने यहाँ पर लेक्चरर को क्यों टिक किया था रॉन्ग में, और नेगोशिएटेड को क्यों टिक किया था, ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल में आ रहा हूँ। देखिए, मुझे लगा कि यहाँ पर लेक्चरर नहीं होगा, यहाँ पर इन्विजिलेटर होगा। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा उस समय माइंड वैसे ही काम किया कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ टेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, ड्यूरिंग कम्पिटिटिव टेस्ट, तो मैं अपना टेस्ट का वो TCS आयन का मैं याद कर रहा था कि क्या होता है मेरे साथ। ठीक है, वो पूरा जो सिचुएशन मैं याद कर रहा था दिमाग में, इस वजह से मुझे लगा कि वहाँ इन्विजिलेटर होना चाहिए ना कि लेक्चरर, तो शायद इनएप्रोप्रिएट वर्ड में ये होना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं था यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर बस इनएप्रोप्रिएट देखना था। ठीक है, जो कंटेक्चुअली आपका जो है नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो रिगरस तो होता ही है यहाँ पर, ठीक है, वो मीनिंग वाइज और कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली सब कुछ सही है। बस यहाँ इनका बोलना है कि यहाँ नेगोशिएटेड नहीं होगा क्योंकि इम्पोज्ड होगा। नेगोशिएटेड मतलब वो क्या होता है, जब आप किसी से नेगोशिएट कर लेते हैं मतलब कि आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो डिसरिगार्डिंग द रिगरस नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन ऑफन इम्पोज ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट। और मुझे लगा कि ऑफन नेगोशिएटेड कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, क्योंकि आगे मैंने यहाँ पढ़ा था लेक्चरर अलाउड द स्टूडेंट टू चेक देयर आईफोन फॉर आंसर्स। अब अगर लेक्चरर अलाउ कर दे रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन जो है उसको नेगोशिएट कर दिया गया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। ये मेरा दिमाग में आया हुआ था इस टाइम पे, इसीलिए मैंने यहाँ नेगोशिएटेड को सही माना था और लेक्चरर को गलत। ठीक है, नो एरर नहीं लग रहा था पूरी, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ एरर है, पर मेरा एक मिस्टेक हुआ सही जो है यहाँ पर स्पॉट करने के में। नेक्स्ट
जो मेरा मिस्टेक्स हुआ है वो इसमें 14th नंबर क्वेश्चन में, जिसमें जो है यूनिफॉर्म जो है वो बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। जहाँ तक मैंने आपका डिटेल में अभी आंसर्स में पढ़ा इसका ऑप्शन सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ओपिनियन ऑन द कंट्रोवर्शियल इशू वेरीड वाइडली रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, यूनिफॉर्म पर्सपेक्टिव कैसे पता चलेगा कि जो है ये आपको पूरी सेंटेंस के ना पीछे का डेप्थ मीनिंग को आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह का एरर आप स्पॉट कर पाएंगे। ऐसे आपको तो लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है, आपको क्या पता कि इसका रिवर्स मीनिंग यहाँ पर फिट होगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए मीनिंग वाइज तो दोनों तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि ग्रामेटिकली या कंस्ट्रक्चुअली दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, वो सेंटेंस का जो मीनिंग है ना उसको चेंज कर दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये मेरे इनकरेक्ट हुआ। ऐसे ग्रामर और अगर कंस्ट्रक्चुअली आप देखना चाहेंगे तो मैं अगर चाहूँगा कि इसको नेगेटिव वे में लेना तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन वो मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म ना होकर यहाँ पर डाइवर्स होता, तो ये मेरा मिस्टेक रहा। 13 नंबर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि हीडेड का मीनिंग। ठीक है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है ऑप्शन भी दिया है कि हीडेड ऑन द अदर हैंड मीन्स पेड अटेंशन टू और टू लिसन टू, तो नहीं आ रहा था दिमाग में, मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, ये टेनेसियस, इसका भी वही सेम कारण, मैंने मीनिंग के जो है मीनिंग मुझे नहीं पता था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। पर वैसे भी ये सब तो पता ही है, इस वजह से ये काफ़ी यूज़ होने वाला वर्ड है। मेटिकुलस काफ़ी यूज़ होने वाला। बाकी इसका जो आरसी पार्ट है वो काफ़ी इजी था, आप देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको सर्च करना पड़ा था। मतलब अगर आप लेंथी है थोड़ा, लेकिन अगर आप स्किमिंग करते करते जाएंगे ना बहुत तुरंत फास्ट तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे आंसर। ठीक है, आपको याद भी रह जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ में कौन सा सेंटेंस आपका था। तो ये काफ़ी आसान रहा मेरे लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा 23 नंबर क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैंने इसको पहले टिक मारा था, फिर मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ जो सेकेंड पैराग्राफ से लास्ट तक जो है ना पूरा का पूरा बात किया हुआ था कनेक्टिविटी के ऊपर में, कि उसको कैसे दूसरे जगह जो है शिफ्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैंने पहले इम्पोर्टेंस, क्योंकि इस पूरी तो कोरल रीफ के ऊपर ही बात किया था, वो भी जगह जो है सीचेल्स में, जो भी इसको बोलते हैं, आप उसके ऊपर मत जाइए। तो मुझे लगा कि शायद द इम्पोर्टेंस मैंने टिक किया था, फिर मुझे लगा नहीं कनेक्टिविटी भी हो सकता है, क्योंकि यही होगा क्योंकि करेंट लास्ट तक पैराग्राफ में कनेक्टिविटी के बारे में ही बात किया था। तो ये थोड़ा सा समझने में इशू हो गया। और इसको तो मैं बोलूँगा आप लोगों को भी कि आप इसको ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इस पार्ट में तो इसको स्किप ही करना बेहतर होगा। मैंने मॉक टेस्ट में ही मैं इसको अटैम्प्ट करता हूँ, ऐसे एग्ज़ाम में मैं इसको ज़्यादातर स्किप करता हूँ। अगर वो मेरे कॉन्टेक्स्ट से बाहर रहता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, मैं छोड़ देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आसान लगा या फिर मैंने पूरा सेंटेंस को पूरा थॉरोली पढ़ा हुआ है तो मैं पूरा आरसी को थॉरोली पढ़ा हुआ है तो मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं जनरली जो है स्किप करता हूँ। फिर मैं थक गया बोलते बोलते, इतना आदत नहीं है सॉरी। नेक्स्ट क्या था, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट एरर का बात करूँगा, तो हाँ इसमें तो एरर होना ही होना है, क्योंकि एरर ही पार्ट है, ये एरर ही खोजना होता है। और इतना एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं ग्रामर में कि एरर एक सेंटेंस का एरर निकाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने सी मार्क किया था। क्यों मार्क किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स एंड ऑप्टेन हाई, मुझे ये सेंटेंस पढ़ के सही नहीं लग रहा था। हाँ थोड़ा बेवकूफ़ साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बोला कि मेरा ग्रामर उतना स्ट्रांग है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इसको पकड़ भी नहीं पाता। इनके हिसाब से एड जो डिप्लोमा है ये एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में देयर नहीं, इट्स होना चाहिए। अब मुझे तो उस समय मेरा ध्यान में तो ये बिल्कुल नहीं आया था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। तो ये तो मैं मतलब मुझे 10 मिनट भी टाइम दे दिया गया होता ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं यही टिक मार के आता, या तो नो एरर या फिर ये कुछ भी है इसमें से। क्योंकि डी तो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा था उस समय, मुझे नहीं लगा था कि डिप्लोमा सिंगुलर है, प्लूरल के साथ देयर लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, तो ये ये मेरा बाहर है मेरे समझ से। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बी टिक मारा था, सी टिक मारा था, बी होना चाहिए था। सेपरेटेड विथ हिज फैमिली, यहाँ मेरा बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेपरेटेड विथ क्या होता है। अगर आप उसको हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ सेपरेट हो गया, उसके साथ अलग हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। फैमिली के साथ अलग हो गया, साथ और अलग दोनों कैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरी ग्रामर को, ये भाषा को, लैंग्वेज को, सबको गंदा कर दे रहा है।
तो ये मेरा बेवकूफ़ी है, यहाँ पे सेपरेटेड फ्रॉम होना चाहिए था। सो बी विल बी द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो दैट विल बी टोटली माई मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन मेरा अटैम्प्ट है भाई। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि ये आसान ही लग रहा है, इसमें क्या है, डाटा दिया होगा आप निकाल देंगे, बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी दिया हो रहा है निकाल देंगे। नहीं, आप देखिए 32 नंबर में जैसे आप मूव करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं तो एक क्वेश्चन एक पढ़ के दिखा देता हूँ। 1 और 2 का बी में दिया है, ठीक है, और 2 + बी का 1 का अवेलेबल है डाटा, 2 का अवेलेबल नहीं है। फिर 4 5 यहाँ पर 4 का अवेलेबल नहीं है, 5 का अवेलेबल है। एक को आप फिर एक ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको एक्स माना है, ये दोनों का डिफरेंस को वाई माना है। फिर एक इसका जो है वेरिएबल दे दिया है, उसका एक जो है इक्वेशन दे दिया है, वाई एक्स कैन बी रिटन एज पी क्यू वाई आर, ठीक है। आप निकालिए इसको, तो फाइंड द वैल्यू आर माइनस क्यू। इसको पहले तो टोटल, इसका टोटल भी नहीं दिया हुआ है बी में, ठीक है। अब इसको टोटल, इसको पूरा को ऐड कीजिए, इसके साथ माइनस करके इसका वैल्यू निकलेगा। फिर उसमें से एक का वेरिएबल, यहाँ एक वेरिएबल ए बी पी कुछ भी मानिए, फिर एक का वेरिएबल यहाँ मानिए ए बी पी कुछ भी जो भी मानना हो, फिर निकालिए। तो नहीं ना हो पाएगा इतना। यहाँ भी देखिए इतना कुछ नहीं दिया हुआ, सी का 5th क्लास कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन उसका एवरेज दिया हुआ, 4th क्लास कुछ कोई डाटा नहीं है लेकिन उसका एवरेज दिया हुआ, ओवरऑल स्टूडेंट का जो है वेट पूछ लिया। तो फिर ये काफ़ी लेंथी लगा, ये भी काफ़ी एन जो है 4n दे दिया है। फिर मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, मैंने आगे स्किप किया। इसके बाद इससे पता भी नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने स्किप कर दिया भाई, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, ये आप देख सकते हैं इसमें मेरे 2 मिनट 27 सेकंड लग गया, क्योंकि 2 बार निकालना पड़ा यार। थोड़ा सा तो लेंथी हुआ, ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत एकदम देखते ही स्किप करके चल जाए, आगे बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लगा रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए। ये थोड़ा सा आसान था कंपेरेटिवली, तो इसलिए 1 मिनट 44 सेकंड में ये बन गया। हालांकि थोड़ा और कम टाइम लग सकता था। ये मेरा अटेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। चाहे 40, ये तो बहुत ही आसान था इसलिए 28 सेकंड में हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। इसको तो हवा में उड़ाया जा सकता है, ऐसे देख के उड़ा दूँ इसको। यहाँ पर जो है मेरा 37 लगा। ये भी काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, XYZ देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या बोलूँ मैं, आपने बनाया होगा ये, ठीक है। सब मल्टीप्लाई करने का गेम है और कुछ नहीं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल बहुत आसान तुच्छा सा सवाल हो गया। ये तो सिंपल दिख रहा है आपको, 12 14 16 18 24, ठीक है, 32, तो ऐसे करके सिंपल है, ये आसान था। फिर इसके बाद ये वाला नहीं हो पाया क्योंकि मुझे क्रैक ही नहीं मुझे हुआ, मुझसे गेम क्रैक ही नहीं हुआ, मेरा कमबैक ही नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर मुझे ये डिफरेंस मुझे निकल गया, फिर मैंने निकाला। उसके बाद 12 24 36 मैंने निकालने भूल गया। अरे यार, एक बार और अगर कर दिया होता इसको डबल डिफरेंस तो शायद ये बन गया होता, लेकिन टीचर लोग खुद बोलते हैं डबल डिफरेंस जाने से पहले को ध्यान देना, सोचना, तो मैंने इसीलिए इसको स्किप कर दिया यार। खैर, ये मेरा नहीं हो पाया, नहीं तो और 2-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा सकता था। और बात करूँगा मैं रीजनिंग में, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उतना भी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए इसमें। और आप बताएं, मैं क्यों आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैंने ये गलती अक्सर हर किसी बहुत किसी का होता है, हर किसी का नहीं, सॉरी गलत वर्ड यूज़, मतलब बहुत किसी का होता है। मेरा पहले होता था लेकिन बीच में पता नहीं इतना आदत हो गया था, अभी हड़बड़ी में ऐसा हो गया। यहाँ पर मैंने पढ़ने में गलती किया था यार, रिवर्स जो है ना, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल, मैंने रिवर्स नहीं पढ़ के पूरा ऐसे सीधा पढ़ दिया यार। फिर मुझे नन आया, फिर यहाँ पर अगर उल्टा पढ़ेंगे तो ABCDEF आ जाता है यार, F1 हो जाता। तो ये मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ सिलॉक्स में यार बहुत 1 2 होता है, मैंने 2 मारा, ठीक है। सम ग्लासेस नॉट स्टैंड, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये हमेशा मेरा मिस्टेक होता है, जो होता है ना ये इस तरह का जो रहता है, क्या बोलते हैं, ये सम ग्लासेस नॉट स्टैंड, तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों हमेशा से गलती होते रहता है। और ये भाई पता नहीं ये कैसे मैंने यहाँ पर ये टिक मारा यार, या तो ये तो देखने में इल्यूजन होगा क्या, ये पूरा सॉल्व है, आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना था। तो ये ओवरऑल मेरा गलत हो गया। और यहाँ पर आप बताइए, मेरे पास एक चैट आया, टेक का मतलब ही नहीं पता था मुझे, मुझे लग रहा था टेक होना चाहिए, और टेक का मतलब नहीं पता, TACH अभी तक नहीं पता मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 मारा, या इन्होंने 2 बोला होगा,
ये तो ऐसे भी आपको पता है कि नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पे कांट डिटरमाइन होता है, मैंने निकाल दिया कि मेरा हो सकता है ग्रेसफुली मेमोरीज, ठीक है। यहाँ पर मेमोरीज का 2 वर्ड था, इसलिए गलती हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू ये है ना सटा के दे दिए हैं इन्होंने, इस वजह से थोड़ा सा देखने में दिक्कत हुआ, तो इसको नहीं कर पाया। तो ये रहा मेरा ओवरऑल आज का जो टेस्ट रहा, इसका एक्सपीरियंस। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, लेवल बहुत बढ़िया था। एग्ज़ाम से पहले ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट करके ज़रूर जाना चाहिए, मतलब एकदम से पहले नहीं जैसे मैं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा पहले। जैसे मान लीजिए कि जिसका 20th को एग्ज़ाम है तो वो 19th को आज देख के एक बार रात में ज़रूर देख लें, ताकि थोड़ा सा ये भी रहे कि आपको चलिए इस लेवल तक का भी फेस करना पड़ सकता है। आप ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्टकट में आप जैसे आपका यूट्यूब में पढ़ाया जाता है, अभी जैसे मैराथन चलाया जाता है, आसान आसान से क्वेश्चन, कुछ टीचर बहुत आसान आसान से क्वेश्चन ले आते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंट ऐसे बूस्ट कर देते हैं, फिर आपको पता चलता है एग्जाम में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गए, फिर आपको लगता है कि अरे भाई क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा, तो फिर वहाँ आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप 40s में अटेम्प्ट करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको माइंड सेट करके जाना होगा, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह का लेवल का क्वेश्चन कुछ टीचर ऐसे ये भी बोलते हैं कि अब ज़्यादा टफ अटेम्प्ट मत करो। अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हो ना इतना सारे, आपको पता है ना कि आपको जो इतना साल से पढ़ाया जाता है वहाँ पर सब चेंज हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ पर क्या आएगा, क्या आ रहा होता है, क्या हम अटेम्प्ट करके आते हैं हमें पता है, ठीक है। तो कुछ भी जो है पहले से एज्यूम नहीं किया जा सकता है कि क्या आ सकता है, या पिछला 3 साल से क्या आ रहा है। PYQ वाला कोई सिस्टम अब हट चुका है, अब हर साल नया साल, ठीक है। तो आपको हर तरह का माइंडसेट लेके चलना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन आप बना के चल जाए। जैसे आप गाइडली का अगर टेस्ट देते होंगे तो आपको अच्छा लेवल पता चलता होगा, उस तरह से यस मॉक में पर्सनली मैं भी जो है गाइडली और यस मॉक का जो फ्री मॉक्स है उसको मैं देना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसका जो मॉक्स का लेवल है ना वो औकात बता देती है। बिल्कुल ये औकात बता देती है हमारी कि हम कहाँ हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लेवल का मॉक लाते हैं ये। मतलब आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू का बकवास मॉक है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है इसको लाना। मैं जानता हूँ इम्पॉसिबल है, लेकिन अरे कम से कम 30 तो ला के दिखाओ आप, ठीक है। आप 30 ला के दिखाओ ना। आपको कौन बोल रहा है कि 50 उन्होंने कट ऑफ सेट करके रखा हुआ था तो आप 50 लाए या फिर टॉप करें, फिर आपका यहाँ पर लीडर बोर्ड में आपका नाम आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार। वो सब के पीछे मत भागिए, ठीक है। कम्पीट ये 12-13 हज़ार बच्चा को नहीं करना है, 12 लाख बच्चा को कम्पीट करना है। तो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा टफ, ठीक है, आप वर्स्ट कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप प्री निकाल के क्या अपने आप को हीरो मानते हैं। प्री कुछ नहीं है ना, प्रीलिम्स के आगे मेंस होता है, ठीक है। तो मेंस ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका मेंस का क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट जो मेंस आने वाला है ना उसके लिए अभी से ये थोड़ा करके जो लिटिल ये जो है प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है। ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सबको भी थोड़ा मतलब ध्यान देने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब 2 महीना पूरा का पूरा प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, एकदम बहुत तुच्चा सवाल जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो एकदम भस्म कर दे रहा है, आंखों से देखते ही उड़ा दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उसको सॉल्व करने में। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये सब छोड़ देते हैं, आपको लोग लगता है अरे ऐसा तो आने ही वाला नहीं है। इसका 1/3 जो है आपको लेवल दिखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, जैसा जो आपको है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत जो है आप गाइडली का मॉडरेट लेवल और यस मॉक का मॉडरेट लेवल आप ज़रूर दें। अगर आपको एग्ज़ाम लेवल देना है तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आजकल जो है काफ़ी अच्छा लेवल आके रखा हुआ है, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान, बिल्कुल आप उसमें 60, 64, 70 तक स्कोर अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन है आपका। मतलब आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपका जो है मेंस में आप बैठने को मिलेगा आपको 30 नवंबर को, ठीक है। IBPS PO का मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा एग्ज़ाम जो हो चुका है उसका छोड़िए। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल मॉक्स का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी लेक्चर, इतना बोलना, इतना मेहनत करना थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज़ फॉर IBPS PO। बाय बाय, टेक केयर।